हेलो दोस्तों। पिछली वीडियो के अंदर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज़ पढ़ चुके थे। अपनी आज की वीडियो में हम जो पढ़ने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने से पहले आप लोगों को जो एक और फिजिकल टर्म की मीनिंग पता होनी चाहिए वो है एरिया वेक्टर। अब ये एरिया वेक्टर क्या है? एरिया वेक्टर सुनने में अजीब इसलिए लगता है क्योंकि हमने अभी तक ये पढ़ा है कि एरिया एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। इसको कैसे समझाया जाए? मतलब ये वॉलेट है, इसका एक फिक्स एरिया है। मान लो ये 5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ मान लो और विड्थ भी 5 सेंटीमीटर की अगर लेट कर लें तो इसका जो एरिया निकल के आता है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो इसका ये एरिया है ये डिपेंड नहीं करता कि ये किस ओरिएंटेशन में रखा है, इसका एरिया चेंज नहीं होने वाला। अगर अभी 25 है तो अभी भी 25 है, अभी भी 25 है, अभी भी 25 है। मतलब डायरेक्शन मैटर नहीं करती एरिया के अंदर। पर अब हम एरिया को एज अ वेक्टर पढ़ने वाले हैं। अब इसका क्या रीज़न है तो इसको भी समझेंगे। तो इसको समझने के लिए आप ये मान के चलो कि अभी अगर यहाँ राइट साइड से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं बहुत सारी, मेरे राइट साइड से बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रही है या फिर पानी आ रहा है, वाटर का फ्लो है बहुत ज़्यादा, और इस वाटर के फ्लो के अंदर मैं क्लोज एरिया रखने वाला हूँ। तो ये है वो क्लोज एरिया जिसको मैंने उठा के अपनी उस वाटर फ्लो के बीच में रख दिया। तो अभी इसका जो एरिया है वो तो फिक्स है, लेकिन इस एरिया की ओरिएंटेशन उस वाटर फ्लो के अंदर इस बात को डिसाइड करेगी कि इस एरिया के अंदर से कितना वाटर पास होगा। कहने का सेंस ये है, चलो उल्टा मानते हैं, मतलब कि वाटर जो है वो मेरे पीछे वाली वॉल से आ रहा है आपकी डिस्प्ले आपकी स्क्रीन की तरफ, पीछे से आ रहा है स्क्रीन की तरफ। अब अगर मैं इस पानी के अंदर अपने इस क्लोज एरिया को रखता हूँ इस तरह से, तो इसमें से वाटर पास होना स्टार्ट हो जाएगा। और कितनी ऑब्वियस सी बात है, इसको समझना बहुत आसान है कि अगर मैं इसकी ओरिएंटेशन चेंज करता हूँ, मतलब इसको घुमाना स्टार्ट करता हूँ, तो इसमें से पास होने वाला जो पानी का अमाउंट है वो कम होता चला जाएगा। और इस टाइम पर इसमें से पास होने वाला पानी बिल्कुल बंद हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब इसका एरिया जो है वो तो ओरिएंटेशन चेंज करने पर चेंज नहीं हो रहा, इसकी डायरेक्शन चेंज करने पर चेंज नहीं हो रहा, पर इसमें से पास होने वाला जो वाटर का अमाउंट है वो वेरी कर रहा है इसके ओरिएंटेशन के चेंज होने की वजह से। मतलब इसकी डायरेक्शन इस कंडीशन में मैटर कर रही है। तो डायरेक्शन कंसीडर करने के लिए हम करते क्या है, हम इस एरिया के परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर कंसीडर करके चलते हैं और उसी यूनिट वेक्टर को हम यहाँ पर एरिया वेक्टर बोलेंगे। फिर से समझो, पानी पीछे से आगे की तरफ आ रहा था, मतलब एरिया वेक्टर की वाटर के फ्लो की डायरेक्शन ये थी। अब अगर मैंने अपने एरिया को इस तरह रखा है और एरिया वेक्टर में कंसीडर करता हूँ तो वो एरिया भी उसी तरफ आएगा जिस तरफ वाटर के फ्लो की डायरेक्शन है। मतलब एरिया वेक्टर और वाटर के फ्लो के बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री है, और 0 डिग्री पर इसमें से पास होने वाला जो वाटर है वो मैक्सिमम है। और अगर मैं इसको ऐसे रख दूं तो आपके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हो गई ये, और वाटर की डायरेक्शन अभी भी ये है। तो एरिया वेक्टर जब परपेंडिकुलर है वाटर के फ्लो की डायरेक्शन से, तब इसमें से पास होने वाला जो वाटर है वो हो जाता है 0। मतलब यहाँ पर इसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन जो है वो मैटर करती है। तो एरिया वेक्टर है क्या? एरिया वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जो हम हमेशा एरिया के परपेंडिकुलर कहते हैं नॉर्मल कंसीडर करके चलते हैं। होप क्लियर हो गया होगा, पर फिर भी इसको समझाने के लिए कुछ डायग्राम्स मैंने दिखा रखे हैं जो आपको दिख रहे होंगे। एरिया वेक्टर पहले एक स्क्वायर सा दिखा रखा है जिसके परपेंडिकुलर आपको एरिया वेक्टर दिख रहा होगा। सर्कुलर हो तब भी आप अगर सरफेस के लिए एरिया वेक्टर देखना चाहें तो एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर ही। दिक्कत आती है कहाँ पर कि अगर कोई बॉडी स्फेरिकल है तो कहाँ से कंसीडर करें एरिया वेक्टर। एक स्फेयर के परपेंडिकुलर क्या कंसीडर करें हम, क्योंकि सरफेस हर तरफ से कर्व्ड है, तो कहाँ पे परपेंडिकुलर कंसीडर करेंगे? तो आप हर एक पॉइंट पर एरिया वेक्टर कंसीडर कर सकते हो। मतलब अगर ये एक स्फेयर है तो उसके छोटे छोटे एलिमेंट्री पार्ट मानकर वहां पर एरिया कंसीडर कर सकते हो, एरिया वेक्टर कंसीडर कर सकते हो। और हर एक एलिमेंट्री पार्ट का जो एरिया वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन अलग अलग होगी। अब इसको समझाने के लिए या कह लो इसको निकालने के लिए जो डायग्राम दिख रहा होगा उसके अंदर आपको 3 वेक्टर दिखाई दे रहे होंगे, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। ड्रॉ तीनों ही एरिया वेक्टर हैं। ड्रॉ करने के लिए मैंने क्या किया, रेडियली आउटवर्ड किया है। मतलब जिस भी पॉइंट पे आपको एरिया वेक्टर देखना है सेंटर से उस पॉइंट को मिलाओ और उसी लाइन को आगे की तरफ प्रोसीड कर दो, तो वो आपको एरिया वेक्टर दिखाएगा किसी भी पॉइंट का। इसी को बनाने का एक और तरीका जो डी पॉइंट पे दिखा रखा है मैंने, कि जिस पॉइंट पे आपको एरिया वेक्टर निकालना है
उस पर एक टेंजेंट बनाए, टेंजेंट आपको पता है क्या होता है, और उस टेंजेंट पे बना दो एक परपेंडिकुलर, टेंजेंट नॉर्मल रहने देते हैं, टेंजेंट पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, वो उस पॉइंट का एरिया वेक्टर होगा। टेंजेंट नॉर्मल इसलिए रहने दिया मैंने क्योंकि ये मैथमेटिक्स की एक कंडीशन है, मैथ्स वाले बच्चों को पता लगेगी 12th की मैथमेटिक्स के अंदर जब आप आगे के चैप्टर पढ़ोगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव वगैरह, तो इसलिए मैंने उसको अभी छोड़ दिया। तो एरिया वेक्टर अगर आपको समझ में आ गया तो आप तैयार हो अपने अगले टॉपिक को पढ़ने के लिए, विच इज़ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, एरिया वेक्टर को समझाने में ही मैंने वो सारी बातें लगभग इंक्लूड कर ली हैं, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझने में वो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली। फ्लक्स के लिए देखो जो डेफिनेशन यहाँ पे लिख रखी है वो है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस एरिया। मतलब कि किसी एरिया में से कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही हैं, ये डिफाइन करेगा, या फिर इसी को बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इसको समझो, कहने का क्या मतलब है कि फिर से वही कि पीछे से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रही हैं और उसके अंदर मैं किसी क्लोज एरिया को रखता हूँ, तो इसमें से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होंगी, राइट। अगर आप इसकी ओरिएंटेशन को चेंज करोगे तो इसमें से पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी वेरी कर जाएंगी। तो अगर कोई ये पूछे कि किसी पर्टिकुलर एरिया में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही हैं, तो इस कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है किसी एरिया में से, इस पूरे सेंटेंस को हमने एक टर्म दे दिया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इतना बड़ा सेंटेंस ना बोल के अब आपको केवल क्या पूछना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है। तो फ्लक्स का मतलब वही होगा कि किसी एरिया के अंदर से कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइन पास हो रही है। मतलब ये एक फिजिकल क्वांटिटी है जो क्या बताएगी आपको कि किसी एक एरिया में से पास होने वाली फील्ड लाइन कितनी है। ठीक है, ओके। अब इसके डायग्राम को देखो। डायग्राम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिखा रखी है मैंने एरो से, और एक एरिया दिखा रखा है। बाद में अच्छे से समझने के लिए केवल एक फील्ड लाइन को कंसीडर कर रखा है। जस्ट आगे राइट साइड में एक और फिगर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्लियर होगी आपको इसमें, और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्लियर होगी इसमें आपको। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल हमने कंसीडर कर रखा है थीटा, क्योंकि ओरिएंटेशन मैटर करती है। तो यहाँ पर जो एरिया वेक्टर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में नहीं है, ये किसी थीटा एंगल पर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉस कंपोनेंट उस थीटा एंगल पे लाई करता है। तो फिर से पुरानी बातों को रिकॉल करते हैं कि फ्लक्स किन किन बातों पे डिपेंड करेगा। फ्लक्स डिपेंड करेगा आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड पर। फील्ड पे क्यों डिपेंड करेगा? क्योंकि आपको पता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी तो नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो पास पास होंगी। कहने का सेंस कि जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बीच का जो गैप होगा वो उतना कम होगा। ये आपने प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अंदर पढ़ रखा है। और इनके बीच का गैप जितना कम होगा, किसी भी पर्टिकुलर एरिया में से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स उतनी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। अगर इस क्लोज एरिया में से कुछ फील्ड लाइन पास हो रही हैं और इनके बीच का डिस्टेंस अगर कम हो जाता है, तो इसमें से ही पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बढ़ जाएंगी। मतलब फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करता है, दूसरा एरिया पे डिपेंड करता है। एरिया पे क्यों डिपेंड करता है? कि एरिया अगर ज़्यादा होगा तो पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा होंगी, कम होगा तो पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कम होंगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड कर रहा है, एरिया पे डिपेंड कर रहा है, और थर्ड चीज़ जो हम पढ़ चुके हैं, एंगल पे डिपेंड कर रहा है, मतलब ओरिएंटेशन पे डिपेंड कर रहा है। तो फ्लक्स लगभग आपको समझ में आ चुका है। सिंबल देख लो, इसका फाई है। तीन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है वो मैंने बता दी। अब फॉर्मूले में आपको यही तीनों चीज़ें दिखाई दे रही होंगी। एक इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज़ ई, सेकेंड वन इज एरिया जिसको एस से दिखा रखा है, एंड थर्ड वन इज एंगल। यहाँ पर कॉस कॉम्पोनेंट कंसीडर कर रखा है। कॉस कॉम्पोनेंट क्यों, ये आपको डायग्राम से क्लियर हो गया होगा। अब फॉर्मूला निकल के आता है हमारा फ्लक्स का, ई एस कॉस थीटा। समझ चुके हो आप लोग, पर फिर भी एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स है कि किसी एक एरिया में से कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइन पास हो रही हैं। तो ये बात, ये जो नंबर ऑफ फील्ड लाइन पास हो रही हैं, ये तीन चीज़ों पे डिपेंड कर रही है। पहली कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, समझ चुके हो। दूसरा, एरिया कितना है, ये भी समझ चुके हो। और तीसरी, इस एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल कितना है। तीनों चीज़ों को फॉर्मूले के अंदर हमने इंक्लूड कर रखा है, ई एस कॉस थीटा। अब आपको पता है, आपने वेक्टर के अंदर डॉट प्रोडक्ट पढ़ा है, इसको मैं ई वेक्टर और एस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट भी कह सकता हूँ। एस वेक्टर एरिया वेक्टर की बात हो रही है यहाँ पर, मतलब मैग्नीट्यूड के साथ साथ आप उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन भी कंसीडर करने वाले हो। ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जो आप एरिया कंसीडर कर रहे हो, हम हमेशा जो वेक्टर कंसीडर करते हैं वो उसके परपेंडिकुलर कंसीडर करते हैं। ओके, तो फ्लक्स मिलता है हमें ई और एस का डॉट प्रोडक्ट,
स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी क्यों है इससे भी समझ में आता होगा आपको, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट से मिल रही है, और डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं कि दो वेक्टर्स का अगर आप डॉट प्रोडक्ट कराते हो तो जो नई तीसरी फिजिकल क्वांटिटी मिलती है वो एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट आपको पता है, विच इज न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर कूलम सॉरी। और एरिया वेक्टर की जो यूनिट होती है आपकी, एरिया की जो यूनिट है वो मीटर स्क्वायर है। दोनों की पुट करोगे तो इसकी जो ऐसा यूनिट निकल के आएगी वो आएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। होप आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, आगे का देखते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।